गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने डुलोंग पेटिट्स ला पढ़ा था और वहाँ से हमने स्पेसिफिक हीट निकाली थी सॉलिड्स की, जो आपकी अप्रोक्सीमेट 6 आई थी एट हायर टेम्परेचर। लेकिन उस ला की कुछ आपकी लिमिटेशन थी, या कह सकते हो फेलियर था। वो क्या था कि लोअर टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही थी और वो उसकी वैल्यू 6 से कम आ रही थी आपकी। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था आइंस्टीन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इसके कुछ अजम्पशन थे। एक अजम्पशन तो जो आपका डुलोंग पेटिट्स लॉ में था वो यहाँ जो वहाँ था वो यहीं रहेगा। क्या था कि जो हमने सभी एटम को इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर माना था, तो यहाँ भी हम सभी एटम को एज ए इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करेंगे। दूसरा जो यहाँ डिफरेंट है वो ये है कि वहाँ पे हमने एनर्जी थी जो उसको कंटिन्यूस माना था, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आपकी वो डिस्क्रीट रहेगी। थर्ड अजम्पशन क्या है कि जो ऑसिलेटर होंगे आपके उन सभी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। तो 3 अजम्पशन क्या है आपकी। फर्स्ट तो क्या हम गो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर मानेंगे उनको। दूसरा क्या है, जो एनर्जी होगी वो आपकी डिस्क्रीट होगी। थर्ड वन क्या है, जो थर्ड वन अजम्पशन आपकी वो क्या है कि सभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 अजम्पशन मान के हम इसको डिराइव करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हायर टेम्परेचर पर तो जो आपका डुलोंग पेटिट्स लॉ था वो आपके एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट थे बिल्कुल उनको ओबे कर रहा था, लेकिन लोअर पे क्या था वो ओबे नहीं कर रहा था। तो जो उस चीज़ को यहाँ देखेंगे आइंस्टीन ने कैसे रिजोल्व किया है। तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है ऑसिलेटर की उसको हम लिख सकते हैं E n से प्लैंक्स लॉ का यूज करके हाफ एच कट ओमेगा। इसके बाद क्या बच्चों, आपको जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम और यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ का पता है, जो एवरेज एनर्जी होती है वो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई एन एक्सपोनेंशियल ओवर में केविटी। अपॉन में क्या जाएगा इन्फिनिटी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एनर्जी हो जाएगी आपकी और केविटी। तो इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी एनर्जी की वैल्यू आई है ई एन, उसको हम यहाँ पे पुट करके और इसको सोल्व करेंगे क्या आता है हमारा। तो ई की वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा ओवर में केविटी। ऐसे नीचे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे n 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा ओवर में केविटी। एच कट ओमेगा को समेशन से हम बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और उसके बाद जो x है उसको क्या पुट कर देंगे, माइनस एच कट ओमेगा ओवर में केविटी।
इस x को हम जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर पुट कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एनर्जी की वो क्या आएगी, एच कट ओमेगा समेशन n0 से इन्फिनिटी n+1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस n+1/2 इंटू एक्स और में समेशन n = 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल n+1/2 एक्स। इसके बाद बच्चों आपको ये पता है, ये जो टर्म है इसका समेशन अगर हम ओपन करके और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एच कट ओमेगा 1/2 प्लस ए की एक्स 1 माइनस ए की एक्स। इसको ये जो समेशन है इसको ओपन करके आपको इसको सोल्व करना है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको और फर्दर हम सोल्व करेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, एच कट ओमेगा 1/2 प्लस में 1/e⁻x -1। इससे आगे और सोल्व करेंगे हम इसको, तो एच कट ओमेगा 1/2 प्लस में 1/e⁻h कट ओमेगा ओवर में kBt -1 हाफ एच कट ओमेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एच कट ओमेगा kBt -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आपकी एच कट ओमेगा kBt -1। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास ये। तो अब आपको पता है कि हमने उसको जो एटम्स हैं पूरा आपका लैटिस है उसको 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर माना है, क्योंकि जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। अलोंग एक्स वाइब्रेशन हो सकते हैं, वाई हो सकती है और जेड हो सकती है। तो हमने पिछले आर्टिकल की में जैसे लिखा था E = 3n इंटू में एवरेज एनर्जी, ये लिखा था। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी ई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n एच कट ओमेगा/2 प्लस में 3n एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा ओवर में kBt -1 का -1। इसके बाद आपको पता है जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका जो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, करली E ओवर करली T। तो ये जो हमारे पास E की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 4 से, उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर डिफरेंशिएट, इसको आप कर लेना सोल्व, वो क्या आ जाएगी 3n kb थीटा E ओवर में T का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा E ओवर में T ये थीटा E/T जो होता है आपका वो होता है बच्चों आइंस्टीन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, ये जो मेन इक्वेशन है वो निकल के आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 5 है इसके अंदर दो टेम्परेचर देखेंगे हम,
एक हाई टेम्परेचर पे और एक लोअर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आती है। तो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था हाई टेम्परेचर पे तो वैल्यू आई थी उसकी 3R यानी कि 6 आई थी, और हाई टेम्परेचर पे निकाली थी, लोअर पे तो निकाली नहीं थी हमने। तो यहाँ दोनों केस निकालते हैं। पहले क्या आपका एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है बच्चों कि जो टी होगा वो मच ग्रेटर देन थीटा ई। और आप यहाँ से क्या कह सकते हो, जो थीटा ई बाई टी है वो क्या होगा बच्चों, वेरी स्मॉल होगा। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी है, इसको हम 1 प्लस थीटा ई बाई टी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं थीटा ई बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके एक्सपेंशन को खोल के अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। आपकी ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गई। तो अब आप अपनी जो इक्वेशन थी उसमें सी बी उसके ऊपर चलो तो 3n के बी 1 प्लस थीटा ई बाई टी इंटू में थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या था थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सी बी की वैल्यू 3R आएगी यानी कि 6। तो हाई टेम्परेचर पे जो हमारी वैल्यू आ रही है स्पेसिफिक हीट की वो 6 आ रही है, और डुलोंग पेटिट्स लॉ ने भी जो वैल्यू दी थी वो 6 ही आई थी। इसका मतलब जो आइंस्टीन थ्योरी है आपका या आइंस्टीन मॉडल है वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ओबे करता है। अब जो हमारा मेन एम है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट देखना एट लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर पे अगर हम इसको चेक करेंगे बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं, जो टी होगा वो लेस देन थीटा ई होगा, या आप कह सकते हो ई की पावर थीटा ई बाई टी है वो बहुत बड़ा होगा 1 से। तो जैसा हमने पिछले केस में किया था उसी तरह इसकी वैल्यू जो आपकी मेन इक्वेशन है उसमें पुट करोगे तो जो सी वी है आपके पास वो क्या आएगा 3n के बी एक्सपोनेंशियल थीटा ई बाई टी ओवर में ई की पावर थीटा ई बाई टी का स्क्वायर, और साथ में थीटा ई बाई टी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 3n के बी थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाई टी। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू आई सी वी की। तो बच्चों अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों रिजल्ट को यूज करके, इस एक्सिस पे तो हम क्या लेंगे टी बाई थीटा ई, और इधर हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट आएगी। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो बच्चों क्या देखो, जब आपकी टी बाई थीटा ई की वैल्यू या कह सकते हो जब हाई टेम्परेचर था
तो आपका ग्राफ ये आता है ऐसे अप्रोक्सीमेटली 3 आवर। तो डुलोंग पेटिस्ला ने भी यही दिया था और आइंस्टीन ने भी यही दिया, और एक्सपेरिमेंटली भी हमारी कर्व ऐसे ही आती है हायर टेम्परेचर पे। लोअर टेम्परेचर पे आइंस्टीन का रिलेशन क्या कहता है कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी करेगी, लेकिन जो आपकी हमने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा स्पेसिफिक हीट का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, तो उसका ग्राफ आपका इस तरह से बिहेव करता है। तो आइंस्टीन ने क्या है ये तो बताया कि जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है लोअर टेम्परेचर पे भी। हायर पे तो दोनों एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन लोअर पे डुलोंग ने तो वैल्यू दी ही नहीं थी, लेकिन यहाँ आइंस्टीन के हिसाब से जो वैल्यू आई है वो ये है कि वेरी तो कर रहा है, लेकिन जो वेरी करने का तरीका है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो आइंस्टीन जो आपकी थ्योरी है उसकी एक लिमिटेशन ये होगी कि जो स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है लोअर टेम्परेचर पे, वेरिएशन तो दिखा रहा है, लेकिन जो वेरी करने का उसका तरीका है जो कर्व है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच नहीं कर रही। तो ये इसका क्या था लिमिटेशन था। तो इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।